दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। अहमदाबाद में बड़े कार्यक्रम के बीच स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी ने यहां भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम से खेला जाएगा। इससे डे नाइट मैच की मेजबानी करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तैयार है। आपको बता दें, पिछले साल 24 फरवरी को यहां अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे। इसी स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ था। मोटेरा स्टेडियम की अत्याधुनिक सुविधाएं उसे दुनिया के अन्य क्रिकेट मैदानों से अलग करती हैं। पुराने स्टेडियम में पहले 53,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता थी। अब इस नवनिर्मित स्टेडियम की क्षमता बढ़ाकर 1.10 लाख हो गई है। 76 वातानुकूलित कॉर्पोरेट बॉक्स हैं। अहमदाबाद का यह स्टेडियम 65 एकड़ में फैला हुआ है। इसे बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपए लगे हैं। मैदान में कुल 11 पिच तैयार की गई हैं, जिसमें लाल और काली पट्टी से बनी अलग अलग पिच हैं। खिलाड़ियों के लिए खास ड्रेसिंग रूम तैयार किए गए हैं, जिसमें जिम भी है। एक साथ 4 ड्रेसिंग रूम वाला यह दुनिया का पहला स्टेडियम है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दक्षिण भारत और उत्तर भारत की तुलना करने वाले बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है। अमेठी के सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें एहसान फरामोश बताया। स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल जिस उत्तर भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी भी यहाँ से ही सांसद हैं। स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उत्तर भारत के लोगों के प्रति हीन भावना है तो ये उत्तर भारत में क्यों राजनीति कर रही हैं? प्रियंका वाड्रा ने भी अभी तक राहुल के बयान का खंडन क्यों नहीं किया? अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार जब फिर से अमेठी लौटेगा तो उन्हें इस बात का जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस उत्तर भारत का अपमान कर रहे हैं, वो भूल रहे हैं कि उसी इलाके से उनकी माता सोनिया गांधी भी सांसद है। ऐसे में राहुल गांधी ने जो बात कही वो माफ करने लायक नहीं। राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं 15 साल तक उत्तर भारत में सांसद था। मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बेहद नया था, क्योंकि मुझे अचानक लगा कि यहाँ के लोगों को मुद्दे में दिलचस्पी रखते हैं और जमीनी तौर पर मुद्दों के विस्तार में जाने वाले हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर स्मृति ईरानी ने उन्हें आड़े हाथ लेते हुए ट्वीट करके कहा, एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है तोता चना बाचे घना। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत वाले बयान पर तीखा हमला बोलते हुए ट्वीट करके लिखा, राहुल सनातन आस्था की तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी लखा सिधाना ने 2 दिन पहले न सिर्फ वीडियो के जरिए पुलिस को खुलेआम चुनौती दी थी, बल्कि मंगलवार को पंजाब में आयोजित किसान महारैली के मंच पर भी देखा गया। सिधाना सफेद शर्ट पहने हुए भिंडा की किसान रैली में मंच पर जाकर बैठ गया। दिल्ली पुलिस ने इसी महीने की शुरुआत में उसकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। सिधाना को लेकर जब दिल्ली पुलिस से पूछा गया तो जवाब यह था कि हम उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे, वह हमारे केस में वांटेड है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय लखा सिधाना किसानों की रैली में मौजूद था, उस समय उसकी गिरफ्तारी को लेकर रेड डालने वाली पुलिस टीम का कोई सदस्य दिखाई नहीं दिया, जबकि वहां मंच पर करीब 1 घंटे 45 मिनट तक मौजूद रहा। इसके बाद लोग उसे रैली स्थल से बाहर ले गए। इस दौरान उसने ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आंदोलन में शामिल हो। वहीं उसकी अपील पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को शुक्रिया कहा। लखा ने कहा कि आने वाले दिनों में मैं किसान संगठनों से कहना चाहूंगा कि वो कोई बड़ा कार्यक्रम करें और पूरा पंजाब का यूथ उसमें शामिल हो। आपको बता दें, 26 जनवरी को हुई हिंसा की घटना में शामिल होने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, गुजरात सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी, जबकि जगबीर सिंह, बुट्टा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया था। वहीं गैंगस्टर से एक्टिविस्ट बने लखा सिधाना ने पिछले सप्ताह
सोशल मीडिया पर एक वीडियो में लोगों से महराज गांव में एक जनसभा में शामिल होने की अपील की थी। सिधाना के जनसभा में शामिल होने को लेकर काफी अटकलें थी, क्योंकि वह 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा वांटेड है। सिधाना एक गैंगस्टर था और उस पर पंजाब में अनेक मामले दर्ज हैं। वह कई बार जेल भी जा चुका है। 2012 में उसने राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य का बजट पेश किया। यूपी की तरह राजस्थान सरकार ने भी इस बार पेपरलेस बजट पेश किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में स्पेशल कोविड पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी। इसके अलावा अशोक गहलोत ने 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने की बात कही। अशोक गहलोत ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को नए तरीके से संवारने और उसे विश्व स्तरीय बनाने का ऐलान किया है। राजस्थान सरकार अगले साल से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू की जाएगी। राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलेगी। वहीं अशोक गहलोत सरकार का इस कार्यकाल का ये तीसरा बजट है जो पेपरलेस है। सभी विधायकों और अन्य सदस्यों को इस बार बजट भाषण और बजट से जुड़ी सभी सॉफ्ट कॉपी दी गई है। वहीं हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपना बजट पेश किया है। अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि राज्य में 25 जिला मुख्यालयों में नर्सिंग महाविद्यालयों को खोला जाएगा। इसके अलावा कई जिलों में जिला हॉस्पिटल बनाने और कुछ को अपग्रेड करने का ऐलान किया है। अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि राज्य में महात्मा गांधी के नाम पर बनाए गए शांति कोष को बढ़ाया जाएगा। अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि राज्य में मूक बंधिरों के लिए 2 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। इसके अलावा जयपुर में 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सेंटर की स्थापना होगी। साथ ही राजस्थान राज्य आयुष्मान अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। जयपुर में टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर आधुनिक तकनीकी की शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा नासा की मदद से राज्य के बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में गुण सिखाए जाएंगे। वहीं राजस्थान में अब पुजारियों का मानदेय 1800 से बढ़ाकर 3000 किया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 25,000 की पेंशन को बढ़ाकर 50,000 करने की घोषणा की गई है। शहीद सैनिकों के माता पिता के लिए 3 लाख की एफडी को बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में जीत के हैट्रिक लगाने की ओर बढ़ रही है। गुजरात में 6 नगर निगम की कुल 576 सीटों में से भाजपा को 409 पर जीत हासिल हो चुकी है। वहीं कांग्रेस को महज 43 सीटों पर कामयाबी मिली है। इन चुनाव में आम आदमी पार्टी उभर कर आई और सूरत में 27 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को सूरत में सबसे बड़ा झटका लगा है, जहां उसे एक भी सीट नहीं मिली। वहीं आम आदमी पार्टी ने यहां 8 सीटों पर जीत हासिल की है। बसपा ने जामनगर में 3 सीटों पर कब्जा किया है। अहमदाबाद की 192 सीटें, राजकोट में 72, जामनगर में 74, भवननगर में 52, वडोदरा में 76 और सूरत में 120 सीटों पर 21 फरवरी को चुनाव हुए थे। भाजपा ने अहमदाबाद में 62, राजकोट में 51, जामनगर में 50, भावनगर में 31 और वडोदरा राजकोट में 4, जामनगर में 11, भावनगर में 5, वडोदरा में 7 सीटें जीती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने 470 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। आपने अकेले सूरत में 27 सीटों पर जीत दर्ज की है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को सूरत में 27 सीटों पर मिली जीत के साथ ही गुजरात वासियों ने राजनीति के नए युग में प्रवेश किया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मदद लेने की सलाह दी है। शेट्टी ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र को कोविड-19 के प्रसार का सामना करना पड़ रहा है। यह दिल्ली की तरह एक शहर है जिसमें महामारी पर नियंत्रण करने में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा योगदान है। बीजेपी सांसद शेट्टी ने आगे कहा, उद्धव ठाकरे को केंद्र सरकार से तुरंत मदद लेनी चाहिए। लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए सभी राजनीतिक मतभेद को एक तरफ रखकर अमित शाह का समर्थन लेना चाहिए। जनता के हित में जो कुछ भी करना चाहिए वह कर सकते हैं। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अमरावती शहर में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी लोगों को चेतावनी दी है कि अगर वे महामारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते तो राज्य में फिर एक बार लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। गोपाल शेट्टी ने राज्य सरकार को ऐसी गंभीर स्थिति में राजनीति के बजाय कुछ ठोस कदम उठाने की सलाह दी है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम को तेज करने पर भी जोर दिया है। भाजपा नेता ने कहा, वैक्सीन के दायरे में भी वृद्धि की जानी चाहिए, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां संख्या बढ़ रही है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा करने वाली पतंजलि की दवा क्रोनोनिल को लेकर एक बार फिर देश में विवाद पैदा हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्रोनोनिल का समर्थन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को आड़े हाथ लिया है। विवाद बढ़ता देख पतंजलि ने बुधवार को सफाई दी है। क्रोनोनिल पर IMA की आपत्ति के बाद पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के महासचिव आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि WHO GMP के अनुसार क्रोनोनिल को COPP लाइसेंस से सम्मानित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने किसी भी आयुर्वेदिक दवा का समर्थन नहीं किया है। आपको बता दें, योग गुरु बाबा रामदेव ने 19 फरवरी को कोरोना की दवा के तौर पर क्रोनोनिल को लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इस दौरान कोरोना की फास्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पर साइंटिफिक रिसर्च पेपर पेश किया गया था। कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने दावा किया था कि आयुर्वेदिक दवा विश्व स्वास्थ्य संगठन सर्टिफाइड है। उन्होंने क्रोनोनिल को कोरोना के इलाज के लिए बेहतर दवा होने का दावा किया था। उन्होंने बताया था कि इसके क्लिनिकल ट्रायल भी किए गए हैं। इस पर विवाद बढ़ने के बाद पतंजलि के प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने बाद में ट्वीट कर सफाई दी थी कि हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि क्रोनोनिल के लिए हमारा WHO GMP अनुपालन वाला COPP प्रमाण पत्र DGCI भारत सरकार की ओर से जारी किया गया है। यह स्पष्ट है कि WHO किसी दवा को मंजूरी नहीं देता। WHO विश्व में सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने के वास्ते काम करता है। देश के 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को राजधानी में एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल से आने वाले लोगों के लिए 26 फरवरी से 15 मार्च तक के लिए यह नियम लागू किया गया है। सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार से यह नियम लागू होगा और बुधवार शाम तक इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया जा सकता है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 26 फरवरी से 15 मार्च तक RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, बीते करीब एक सप्ताह में सामने आए कोरोना के कुल मामलों में 86% केस इन्हीं राज्यों से सामने आए। यही नहीं, केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आने से हड़कंप मच गया है। कर्नाटक और गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों की ओर से पहले ही ट्रैवल बैन लागू किया जा चुका है। खासतौर पर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अमरावती, नागपुर जैसे इलाकों में तेजी से कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। इस क्षेत्र में 11 जिले आते हैं और खुद महाराष्ट्र के ही अन्य जिलों के प्रशासन ने विदर्भ से आने वाले लोगों की जांच में सख्ती बरतना शुरू कर दी है। विदर्भ में कुल 11 जिले हैं, जिनमें से 5 अमरावती डिवीजन के तहत आते हैं, जबकि नागपुर डिवीजन में 6 जिले आते हैं। इसके अलावा परभणी जिला प्रशासन ने विदर्भ के 11 जिलों के लोगों के आवागमन पर रोक लगाई है। इसके अलावा साईं बाबा मंदिर को भी एहतियातन के तौर पर बंद कर दिया गया है। कोरोना के एक बार फिर से सिर उठाने से देश भर में प्रशासन सतर्क है। इस बीच हरिद्वार में होने वाले कुंभ में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के भी कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी की गई है। कुंभ मेले में कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने को कहा, क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। टिकैत मंगलवार को राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, कान खोलकर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही है और ट्रैक्टर भी वही होंगे, लेकिन अब की बार आह्वान संसद का होगा। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा, संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगी। वहीं किसान नेता ने कहा, 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई है। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं। टिकैत ने कहा कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए और MSP लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान करेगा। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि इसके लिए भी संयुक्त मोर्चा जल्द तारीख बताएगा। महापंचायत को स्वराज आंदोलन के नेता योगेंद्र यादव, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर राम, किसान यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी युद्धवीर सिंह सहित कई किसान नेताओं ने भी संबोधित किया। मोटेरा में आज से खेला जाएगा पिंक बॉल टेस्ट। डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया विश्व स्टेट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए अपना उम्दा प्रदर्शन दिखाने मैदान में उतरेगी। इस मैच में भारतीय टीम किसी भी तरह का जोखिम नहीं ले सकती है, क्योंकि किसी भी तरह की हार फाइनल की राहों की ओर कठिन कर देगी। फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को सीरीज पर कब्जा करना जरूरी होगा। भारतीय टीम को फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए सीरीज 2-1 या 3-1 से जीतने की जरूरत है। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा, हमारी नजरें एक मैच जीतने और
और एक ड्रॉ करने पर नहीं, बल्कि हम दोनों मैच जीतने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड ने पिंक बॉल से आखिरी टेस्ट मैच 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था और भारत में पहला डे नाइट टेस्ट नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भारतीय टीम तीसरे टेस्ट के लिए मैदान में 3 स्पिनर को उतारने की रणनीति को बदल सकती है, क्योंकि चेन्नई में खेले गए पहले 2 टेस्ट में 3 स्पिनर शामिल किए गए थे। चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को मात दी थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पलटवार करते हुए सीरीज 11 से बराबर की जगह बना ली थी। भारतीय क्रिकेट टीम ने अभी तक सिर्फ 2 टेस्ट मैच की पिंक बॉल से खेले हैं।